की। पहली टेक्निक क्या थी? फंक्शनल फोरमैनशिप की। उन्होंने 8 फोरमैन उसमें बताए थे, 4 बताए थे प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 बताए थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, बताए थे ना। कल बेटा जब टेक्निक की बात की गई थी तो मैंने टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप बताया था। मैंने इसमें 8 लोगों को बताया था, 4 लोग होते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आप ये चार्ट देखो, इस चार्ट से आप अच्छे से समझ जाओगे। फैक्ट्री मैनेजर देखो, 2 पार्ट है। जो फैक्ट्री मैनेजर था उसने अपने डिपार्टमेंट को 2 भागों में बांट दिया था, एक था प्लानिंग, एक था प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। और सबका काम भी मैंने कल आपको बता दिया था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, इन सब का भी काम मैंने आपको कल बता दिया था। और ये सभी क्या होते हैं? ये सभी वर्कमैन होते हैं। क्या होते हैं? वर्कमैन मतलब आदमी होते हैं जो कि आपके यहाँ चीजों को देखते हैं। भाई इनका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या था? साइंटिफिक प्रिंसिपल ये था ना, चीजों को देखना था। तो ये वो आदमी है जो चीजों को देखते हैं। तो देखने का तरीका, जो आप टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, उसमें ये पहली टेक्निक थी, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल फोरमैनशिप। आज बेटा हम लोग दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे, वो टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। वर्ड ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा वर्ड है सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि बुक्स आपके पास है, कंटेंट आपके पास, आप लिख सकते हो, समझाना मेरा काम है। मैं सिर्फ यहाँ पे समझाता हूं कि दूसरी टेक्निक थी क्या। मतलब दूसरी टेक्निक क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपको अपने एक मैनेजर को अपने बिजनेस में ये देखना है। क्या देखना है? कि आपके प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन है या नहीं है। अब से ये कैसी बात हुई? प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे देखेंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बात आप बताए। बिल्कुल बेटा, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लो मोबाइल फोन्स का, तो बेटा आजकल के जो मोबाइल फोन्स आते हैं, अगर आज से आने वाले 5-6 साल पहले की आप एक्सपेक्टेशंस कीजिए, आज से आने वाले 5-6 साल पहले जाइए, क्या इतने स्टैंडर्ड फोन आते थे? नहीं, इतने स्टैंडर्ड फोन नहीं आते थे। उसमें आज देखिए, आज मोबाइल में 3 कैमरे, 4 कैमरे हैं। फोन उतना ही बड़ा है बेटा जितना बड़ा था, लेकिन उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। तो आपको अपने बिजनेस में देखना है कि क्या आपके प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है या नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी से नहीं होता, उसके वेट से, मतलब प्रोडक्ट का वेट भी उसी तरीके से होना चाहिए कि वो आपके कस्टमर्स के लिए सही हो, कि आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज कर सके। आपके प्रोडक्ट की साइज भी आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में आपको देखना क्या है कि हमारे प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन है या नहीं। ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे आता है कि हमें देखना क्या है। क्या देखना है? स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमारे प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन है या नहीं। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है बेटा? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड। सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे जो बिजनेस से मतलब है वो होता है एलिमिनेशन से। सिंप्लीफिकेशन का मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब हटा देना। क्या हटा देना? अननेसेसरी वर्क को। लिखा नहीं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो जो अननेसेसरी वर्क है, अननेसेसरी चीजें हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे वर्क जो कि अननेसेसरी है, आप उन्हें कट डाउन कीजिए, आप उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। जब बेटा आप एलिमिनेट करोगे चीजों को ना, जब आप चीजों को अपने काम में से ऐसे काम जिनका कोई मतलब नहीं है आप उनको हटा दोगे, तो कहीं ना कहीं आपका काम आसान हो जाएगा, और उसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन की बात की जाएगी, यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या? दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वर्क इज कॉल्ड अ सिंप्लीफिकेशन। तो आपको ये भी देखना है कि आपके यहाँ कुछ ऐसे काम तो नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऐसे कोई काम है जो कि आपके प्रोडक्शन के अननेसेसरी हो, आप उन्हें एलिमिनेट भी कर दीजिए। तो बेटा बस यही 2 टेक्निक थी। पहली थी आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप और दूसरी थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो ये 2 टेक्निक उन्होंने कहा कि आपको देखना है। अब तीसरी टेक्निक कौन सी देखनी है? तो तीसरी टेक्निक बेटा जो देखनी है वो होता है मोशन स्टडी। देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें दी है। मोशन स्टडी अलग दिया होगा सर, टाइम स्टडी अलग दिया होगा, फैटिग्यू स्टडी अलग दिया होगा। ठीक है, देखो
मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फिर इसके बाद आएगा टाइम स्टडी, फिर एक आएगा फैटिग्यू स्टडी, ठीक। इस तरीके की 4 स्टडियां हैं बेटा। ये जो स्टडी है ना, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, इन सभी को तुम एक चीज में रखना, वर्क स्टडी में। अपनी कॉपी में लिख लीजिए वर्क स्टडी, कॉपी में लिख लीजिए वर्क स्टडी। तो ये सारी चीजें वर्क स्टडी का पार्ट है। कॉपी में कहीं लिख लीजिए वर्क स्टडी, और ये जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा ये सब वर्क स्टडी का पार्ट है। आपकी बुक में, आप अगर बुक आपके पास होगी आपको अपनी बुक में दिखाई दे जाएगा। वर्क स्टडी बेटा क्या होती है? काम करने की स्टडी। भाई 2 चीज हमने देख ली, फंक्शनल फोरमैनशिप देख लिया और दूसरा देख लिया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब तीसरी जो टेक्निक एफडब्ल्यू टेलर ने बताई वो ये बताई आपको क्या देखना है, वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी ये क्या बात है? इसे काम को देखना है, काम को स्टडी करना है, कैसे स्टडी किया जाएगा? तो बेटा उन्होंने इसकी 4 टेक्निक्स बताई। वर्क स्टडी जब भी आपको देखनी होगी तो इसकी 4 टेक्निक होती है। वर्क स्टडी की 4 टेक्निक कौन कौन सी है? तो बेटा इसमें पहली टेक्निक लिखी है मेथड स्टडी, पहली मेथड स्टडी, दूसरी लिखी है मोशन स्टडी। बेटा मेथड स्टडी का मतलब ध्यान से सुनना कि मेथड स्टडी क्या होता है। एफडब्ल्यू ने कहा हमें प्रोडक्शन के उसी मेथड को एडॉप्ट करना चाहिए जिस मेथड में कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब इनका कहना था हमें प्रोडक्शन में उस मेथड को एडॉप्ट करना चाहिए जो कि एफिशिएंट हो। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि आप देखिए कि किस मेथड से कॉस्ट कम आती है और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है, उसे कहते हैं हम मेथड स्टडी। हमें उसी मेथड को एडॉप्ट करना है। तो बस बेटा मेथड स्टडी में सिर्फ यही एक चीज थी कि हमें कौन से मेथड को एडॉप्ट करना है जिसमें जो भी एफिशिएंट मेथड हो। एफिशिएंट का मतलब कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो वर्क स्टडी में ये पहली स्टडी थी, मेथड स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन का मतलब होता है बेटा, ये दूसरी स्टडी है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है? मूव होना। अब मोशन स्टडी में आपको क्या क्या देखना है? तो बेटा मोशन स्टडी में जो पहली चीज आपको देखनी है, मोशन स्टडी में जो पहली चीज देखनी है, पहली चीज ये है जो आपके वर्कर्स हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजना। आपके यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होंगे, परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, इस तरीके के कई डिपार्टमेंट होंगे। तो बेटा आपका जो वर्कर है वो किस डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल है? मान लीजिए कोई वर्कर है जो परचेज डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल है, कोई वर्कर ऐसा है जो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल है। तो मोशन स्टडी में मोशन मतलब मूव होना, सबसे पहला मूवमेंट आपके वर्कर्स का होना चाहिए कि वर्कर्स को हमें किस काम में भेजना है, पहले वर्कर्स को मूव कीजिए। मोशन स्टडी में पहले हमने अपने वर्कर्स को भेज दिया, जिस भी डिपार्टमेंट में भेजना था उनके जॉब पे, जो भी जॉब थी उनके जॉब के अकॉर्डिंग उनको हमने भेज दिया। दूसरा हमको क्या देखना है मोशन स्टडी में? सेकंड पॉइंट, हमने पहला तो वर्कर्स को भेज दिया, दूसरा हमें देखना है प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी। फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिविटी। अब सर ये क्या है प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी? बेटा आपके पास बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उसमें से कुछ वर्कर ऐसे होंगे जिनका काम बहुत अच्छा है, जो कि ज्यादा अच्छे से काम को देखते हैं, और कुछ वर्कर ऐसे होंगे जिनका काम करने का मन नहीं होता होगा। तो जो ज्यादा काम, जिनसे ज्यादा काम आप ले सकते हैं उन्हें हम प्रोडक्टिविटी वर्कर कहते हैं या प्रोडक्टिव मूवमेंट कहते हैं। जिनसे हम ज्यादा काम लेते हैं उनको हम प्रोडक्टिव मूवमेंट कहते हैं, और जो जिनसे काम नहीं ले पाते हैं उन्हें अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कहते हैं। तो बिजनेस कहता है कि पहले आप वर्कर्स को उनके काम पे भेज दीजिए, उसके बाद आप उसमें देखिए कि कौन प्रोडक्टिव है, कौन ज्यादा प्रोडक्टिव है और कौन अनप्रोडक्टिव है, कौन ज्यादा प्रोडक्टिव है और कौन अनप्रोडक्टिव है। अगर जो और फिर तीसरा पॉइंट क्या है? अनप्रोडक्टिव को आप हटा दीजिए, एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा होगा अननेसेसरी मूवमेंट्स आर शॉर्ट टू बी एलिमिनेटेड। सो
लिखा है ना, अननेसेसरी मूवमेंट आर शॉट टू बी एलिमिनेटेड। जो भी आपका अननेसेसरी मूवमेंट है, मतलब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, आप उसे हटा दीजिए, आप उसे हटा दीजिए। तो पहला इन्होंने क्या बताया मोशन में कि आप अपने वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। भेजने के बाद आप उनमें सर्च कीजिए कि कौन सा वर्कर हमारा प्रोडक्टिव है, कौन सा अनप्रोडक्टिव है, और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है या अननेसेसरी मूवमेंट्स है, आप उन्हें अपने बिजनेस से हटा दीजिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें इन्होंने बताई मोशन स्टडी में। चौथी चीज इन्होंने क्या बताई थी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट मेंटेन कीजिए कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम हो। चौथी चीज इन्होंने मोशन स्टडी में क्या बताई कि आप अपने बिजनेस में एक ऐसा इन्वायरमेंट मेंटेन कीजिए कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम हो। देखो बेटा, एक एग्जांपल इसका है, जिसका स्कूल में देखो, टीचर्स, अगर अकाउंट्स के टीचर सिर्फ एक है, बिजनेस का इकोनॉमिक्स का टीचर सिर्फ एक है, मान लीजिए, वो 2-3 सेक्शंस देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? एक ही टीचर 6 to 7 पीरियड पढ़ाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि 7 पीरियड चलता है तो 7 पीरियड्स के लिए हिंदी के अलग अलग टीचर्स आएंगे। एक ही टीचर सब देख रहे हैं ना, तो मतलब एक ही टीचर से हम सारा काम ले लेते हैं। तो ये स्कूल ने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया कि उनके यहाँ अनप्रोडक्टिविटी कम से कम हो गई है। तो इस तरीके से बिजनेस में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि वहां पे अनप्रोडक्टिविटी कम से कम हो। मोशन स्टडी में हमने 4 चीजों की स्टडी की। पहला हमने देखा कि अपने वर्कर्स को हमने कहां भेज दिया, उनके काम पे भेज दिया। भेजने के बाद दूसरा हमने देखा कि हमने उसमें फाइंड आउट किया कौन से प्रोडक्टिव है, कौन से अनप्रोडक्टिव है। तीसरा क्या था, जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट से हमने उनको एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करने के बाद बच्चों जो चौथा लास्ट था कि आपको अपने बिजनेस में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम हो। तो मोशन स्टडी में बेटा हम इन 4 चीजों की स्टडी करते हैं। तो ये वर्क स्टडी का दूसरा पार्ट था। वर्क स्टडी का पहला पार्ट था मेथड स्टडी, और दूसरी स्टडी थी मोशन स्टडी। सॉरी बेटा। अब बेटा वर्क स्टडी में ही तीसरा जो इसका पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अ टाइम स्टडी। वर्क स्टडी में जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है टाइम स्टडी का। अब ये टाइम स्टडी है, सर टाइम स्टडी का क्या मतलब है, टाइम कैसे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे टाइम। टाइम स्टडी में क्या क्या देखना है? पहली चीज, आपकी जॉब का टाइम क्या होगा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ अ जॉब। आपकी जॉब का टाइम क्या होगा? तो टाइम स्टडी में पहली चीज क्या देखनी है, इट्स डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन। ये देखो पहला साफ साफ लिखा है यहां से यहां तक, आपकी बुक में ये अलग अलग दिया होगा। क्या लिखा है? इट्स डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकिंग टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। तो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम अपनी जॉब का डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। तो टाइम स्टडी में पहले हमने जॉब का टाइम डिसाइड किया। अब बेटा उस टाइम में आपको अपना टास्क फिक्स करना पड़ेगा, मतलब उस टाइम में कितना टारगेट होगा। पहले तो आपने क्या डिसाइड किया, टाइम। दूसरा, आपको उस टाइम में टारगेट फिक्स करना होगा कि इस टाइम में कितना टारगेट हम देंगे, इस टाइम में कितना प्रोडक्शन होगा। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या हमें पढ़ना है कि पहला तो हो गया टाइम डिटरमाइन हो गया, और दूसरा उस टाइम में टारगेट, कि जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उसमें कितना टारगेट होगा। अब बेटा इसमें टाइम स्टडी में जो थर्ड पॉइंट है वो हमें देखना है कि जो भी टारगेट हमने डिसाइड किया, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कमैन, कितने आदमियों की जरूरत होगी, कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। तो टाइम स्टडी में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, डिटरमाइन द वर्कर्स फॉर योर टारगेट विद इन अ टाइम। तो आपको अपने वर्कर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने आदमियों की जरूरत होगी उस टारगेट को विद इन अ टाइम कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपके 3 पॉइंट हो गए टाइम स्टडी में। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको जो भी आपने वर्कर्स डिसाइड किए हैं उनको आप कैटेगरी में बांट दीजिए कि कौन सा वर्कर आपका एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। मींस किस वर्कर में काम करने की क्षमता ज्यादा है और किस वर्कर में काम करने की क्षमता कम है, अपने वर्कर्स को इन 2 भागों में बांट दीजिए। तो टाइम स्टडी में इन 4 चीजों की स्टडी की जाती है। पहला, हमने टाइम डिसाइड किया कि
कि हमारी जॉब पे एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, उस टाइम में कितना टारगेट सेट होगा, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बेटा, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या है, जो भी आदमी आएंगे उनको हम कैटेगराइज कर देंगे एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट दो ग्रुप में। तो कौन से वर्कर्स हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट है और कौन से वर्कर हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो ये यहां तक हो गई टाइम स्टडी। अभी ये सब वर्क स्टडी का पार्ट है। वर्क स्टडी के 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पहला मोशन स्टडी, दूसरा मेथड स्टडी, तीसरा टाइम स्टडी। अब लास्ट आता है मोशन स्टडी में फैटिग्यू स्टडी। ये लास्ट स्टडी होती है फैटिग्यू स्टडी इन अ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के चौथा पार्ट है। अब ये फैटिग्यू स्टडी का मतलब क्या होता है? फैटिग्यू का मतलब होता है कि टाइम पे अपने वर्कर्स को इंटरवल देना। जैसे आप स्कूल जाते हो, जब आप स्कूल पहुंचते हो तो बड़े ही एनर्जेटिक रहते हो, कुछ समय बाद आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन होने लगता है, तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए आपको एक लंच ब्रेक दिया जाता है कि आधे घंटे का लंच आपको दिया गया है, आप लंच कीजिए और फिर से एनर्जेटिक हो जाइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप देख सकते हैं। एक वर्क स्टडी में ये भी स्टडी बनाएगी फैटिग्यू स्टडी, जो कि वर्कर्स के इंटरवल को ध्यान में रख के बनाएगी कि वर्कर्स को आप देखिए, क्या देखिए कि आपका वर्कर कब टायर्ड हो जाता है, आपके वर्कर्स कब टायर्ड हो जाते हैं, कब वो थक जाते हैं। जब वो थक जाते हैं तो उस टाइम में उनको कुछ समय के लिए आप एक इंटरवल दीजिए, जिससे कि वो फिर से काम को आगे बढ़ा सके, वो फिर से एनर्जेटिक हो सके। तो फैटिग्यू स्टडी में सिर्फ बेटा इंटरवल की बात की जाती है कि आपको कितना इंटरवल कितने कितने समय पे देना है। तो आपको ये भी देखना है कि आपके यहाँ वर्कर्स को इंटरवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फैटिग्यू स्टडी में वर्कर्स के इंटरवल की बात की जाती है। बेटा यहाँ पे वर्क स्टडी खत्म हो जाती है। तो वर्क स्टडी में हमने 4 चीजें पढ़ी। पहला क्या था? पहला था आपका मोशन स्टडी, दूसरा था मेथड स्टडी, तीसरा था टाइम स्टडी और चौथा था फैटिग्यू स्टडी। तो ये चारों स्टडी कहाँ आती है? वर्क स्टडी के अंतर्गत आती है। तो अभी तक हम 3 टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। पहली टेक्निक क्या थी? फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरी टेक्निक थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। और बेटा तीसरी टेक्निक क्या थी? तो तीसरी टेक्निक आपकी थी वर्क स्टडी। और ये वर्क स्टडी के पार्ट थे। जब बेटा चौथी स्टडी की बात की जाती है, तो चौथी टेक्निक की, तो ये चौथी टेक्निक आती है डिफरेंशियल प्राइस पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये स्टडी क्या बताती है? डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट होता है, पीस वेज सिस्टम मतलब अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सैलरी होनी चाहिए। अगर मैनेजर के इक्वल सैलरी आप अपने सुपरवाइजर को देने लगोगे तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली का लैक हो जाएगा। क्योंकि अगर वर्कर्स के बराबर आपका सुपरवाइजर सैलरी पाने लगेगा तो उसका काम करने में मन, फिर मैनेजर का काम करने में मन नहीं लगेगा। मैनेजर कहेगा यार हमसे अच्छा तो सुपरवाइजर है, सैलरी उतनी मिल रही है, बर्डन कम है। तो कहीं ना कहीं टेलर ने कहा कि आपको अपने यहाँ डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज सिस्टम रखना पड़ेगा कि अलग अलग लेवल्स पे लोगों की सैलरी भी अलग अलग होगी, जिससे कि वो मोटिवेट हो सकेंगे कि अगर मैं काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं इस लेवल पे जा सकता हूं। अगर मैं इस लेवल पे जाऊंगा तो मुझे इनके इक्वल सैलरी मिलेगी। तो इसलिए आपके वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए आपके बिजनेस में डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये था बेटा इनकी चौथी टेक्निक। ठीक है, तो ये चौथी टेक्निक हो गई। अब लास्ट में एक लास्ट टेक्निक बची है जो 5वीं टेक्निक है इनकी, उसको कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी की बुक आपके सामने ओपन है, यहाँ पे सिर्फ 4 टेक्निक की बात की गई है। इन्होंने सिर्फ 4 टेक्निक की बात की है। कहां तक? डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज सिस्टम तक। आप अपने बुक्स में देखोगे तो वहां पे लास्ट टेक्निक होगी मेंटल इवोल्यूशन। मेंटल इवोल्यूशन का मतलब क्या है? मेंटल इवोल्यूशन में जो 5वीं टेक्निक हमें ये देखना होता है बेटा, पहली चीज क्या देखनी है?
कि जो हमारे मैनेजर्स और हमारे वर्कर्स का मेंटली एटीट्यूड है वो एक दूसरे के प्रति चेंज होना चाहिए। मतलब हमें मानना है कि ये हमारे मैनेजर्स हैं तो ये जो भी कहेंगे उसको हम सुनेंगे, और मैनेजर्स को ये देखना चाहिए हमारे वर्कर हैं और वर्कर्स की कोई दिक्कत होगी तो उसको मैं देखूंगा। तो जो उनका मेंटली एटीट्यूड है ना एक दूसरे के लिए वो चेंज होना चाहिए। ये होता है मेंटल इवोल्यूशन में पहली चीज क्या देखनी है कि उनका मेंटल एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। जब बेटा मेंटल एटीट्यूड चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, अच्छे से कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। दूसरी चीज क्या है, हमें ये देखना है मेंटल इवोल्यूशन में कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। बेटा तीसरी चीज वहां पे आती है कि हम हर एक मैनेजर्स को या हर एक लेवल के लोगों को, अपने नीचे के लेवल के लोगों में ये देखना चाहिए कि कोई भी वर्कर्स कोई सस्पिशियस उसके मन में तो नहीं है कि उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है, वो किसी टेंशन में तो नहीं है, वो किसी प्रेशर में तो नहीं है। अगर वो प्रेशर में है, वो टेंशन में है, तो उसके टेंशन को फाइंड आउट करना और उसको दूर करना, उसको टेंशन से बाहर निकालना, ये भी एक मैनेजर का काम होता है। ये भी मेंटल रिवोल्यूशन के अंतर्गत आता है कि अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय प्रेशर में है या टेंशन में है तो उसके टेंशन को फाइंड आउट करना और उसकी टेंशन को दूर करना। तो बेटा बस मेंटल इवोल्यूशन में हम यही दो तीन चीजें पढ़ते हैं या ये दो तीन चीजें देखते हैं। पहला क्या था कि मेंटली एटीट्यूड चेंज हो जाना एक दूसरे के लिए। जब मेंटली एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो दूसरी चीज क्या होगी, उनके बीच में अच्छा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा। और जब अच्छा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होगा तो तीसरी चीज हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी हमारा वर्कर टेंशन में है या प्रेशर में है तो उसके टेंशन को रिलीज करना, उसके टेंशन को दूर करना, ये भी एक अच्छे मैनेजर का काम होता है या एक अच्छे मैनेजमेंट का काम होता है। तो बेटा बस टेलर की यही 5 टेक्निक्स थी जो FW टेलर ने दी थी। अब आपको जो पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग भी ऑफ। आजकल मैं ये देख रहा हूँ बेटा, आजकल मैंने ये एनालाइज किया है कि बच्चों के अंदर लिखने की हैबिट कम हो गई है। जब से वो टेक्नोलॉजीज उनको मिल गई, मोबाइल मिल गया, लैपटॉप मिल गया या बाकी चीजें मिल गई, बच्चा ये सोचता है ना कि हमको सब कुछ मिल जाए बस। यहाँ तक कि अगर जो हमारे टीचर पढ़ाए वो लिख के हमको नोट्स भी दे दे, एक एक की डेफिनेशन एक एक की सब कुछ लिख के दे दे, हम उसको याद कर लेंगे। बेटा कोई चीज दिमाग में रखना अलग चीज है, याद करना अलग चीज है, समझना अलग चीज होता है, लेकिन उसको लिखना वो अलग चीज होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी एफिशिएंसी स्टडी को लेके कभी अच्छी नहीं होगी, कभी भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा आजकल नोटिस किया एक चीज, मैंने हम लोग को पढ़ा है, हम लोगों ने नोटिस किया है पिछले 2-3 सालों में बच्चे मैथ्स छोड़ रहे हैं। जब बच्चा हाई स्कूल पास होता है ना, 10th पास आउट हुआ तो वो मैथ को छोड़ रहा है। अब बच्चे ऐसा क्यों उनके मेंटल में कि हमको मैथ नहीं लेना, हमको बायो ले लेना है, ये मैथ से बच्चा भाग क्यों रहा है? सबसे बढ़िया जो हम लोगों ने चीजें फाइंड आउट की, लिखना, कि मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आएगी कब, जब आप लिखोगे, जब आप क्वेश्चन को लगाओगे। और बच्चा लिखना ही नहीं चाहता। जब लिखोगे नहीं बेटा तो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो कहां से तुम जो है अच्छे मार्क्स पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज जो भी आप पढ़ते हो उसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपर लिखिए। अगर आपके अंदर लिखने की हैबिट नहीं है तो आप चाहे बेटा जितना पढ़ लो, कभी भी एक सिस्टमैटिक वे से अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ चीजों को लिखना भी स्टार्ट कीजिए, नोट्स भी बनाइए। डेली का टारगेट होना चाहिए कि हमें अपनी प्रॉपर नोट्स मेंटेन करनी है और हम इन चीजों को लिखेंगे। हम जितना डेली पढ़ते हैं हम सिर्फ उसी को अगर लिख लें अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख लें, पढ़ के लिख लें, फिर लेकिन लिखें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि चीजों को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, अपनी फीलिंग्स पे, हमारे माइंड में जो भी कंटेंट है उससे हम कैसे लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है बच्चों के अंदर, और इस कमी का उनको पता कब चलता है, जब वो पेपर देने बैठते हैं। और पेपर देने बैठते हैं तो वो वहां पे कुछ लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि उन्होंने कभी भी लिखा तो है, कभी लिखा ही नहीं, सिर्फ माइंड में, अपने यहाँ माइंड में रखा है लेकिन लिखा नहीं। तो बेटा जब आपने लिखा ही नहीं कभी तो पेपर में कितना लिखोगे?
लिख ही नहीं पाओगे। तो अपनी प्रैक्टिस में सबसे बड़ी चीज इंक्लूड कीजिए लिखना। पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी है। अगर नहीं लिखोगे तो बात फिर नहीं बनेगी। ओके, थैंक यू बच्चों। फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को अकाउंटेंसी के साथ, और अकाउंटेंसी में एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन तक खत्म हो चुका, पहला चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया। अब हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो मंडे को हम यही पढ़ाएंगे और मंडे को हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।